नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ईश्वर की अनमोल कृति हैं और जब आपकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा शरीर, और इस शरीर की बदौलत हम सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, जिसमें देखना, सुनना, टेस्ट, स्मेल और स्पर्श। और जब मौसम की बीमारियों की बात आती है, ख़ास तौर से ठंड की, तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो होता है नाक, कान और गला। आज के इस प्रोग्राम के हमारे खास मेहमान हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपांशु गुरनानी जी का। आप नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और जो दर्शक हमारे साथ फ़ोन के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं वो हमारा फ़ोन नंबर नोट करें। जयपुर का STD कोड 0141, फ़ोन नंबर है 270499 और दूसरा नंबर है 27040998। स्क्रीन पर स्क्रॉल पर आप देख सकते हैं। जब भी आप हमें कॉल करें, अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम रखें, अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल, बस उतना ही आप रखें। आपको 30 सेकंड में अपनी बात कहनी होगी। तो शुरू करते हैं। गुरनानी जी, जैसा आपने कहा कि महत्वपूर्ण इंद्रियां 3 इंद्रियां हैं, कि कितना ज़रूरी है इन इंद्रियों की केयर। और हम प्रिवेंटिव केयर की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट डिजीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जी। किस तरह से इन तीनों इंद्रियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं जिससे हम जीवन पूरा आनंद से जी सकें? जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि ये इंद्रियां जब तक नॉर्मली काम करती है हमारा इनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। हम महसूस ही नहीं करते कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट वहीं जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कभी किसी के कान में दर्द है या किसी को स्मेल में कोई तकलीफ़ है या टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट विचलित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सडनली जैसे उनकी कोई शक्ति किसी ने छीन ली हो। सेंसेस या जो इंद्रियां हम लोग इनकी बात करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरीके से घुल जाती हैं जैसे चाय में चीनी की तरह। तो आपको इनकी कमी तभी महसूस होती है जब आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई इंद्रिय चली गई है। आजकल के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि ईयरफोन्स, हेडफोन्स का यूज़ काफ़ी कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से ईयर रिलेटेड या सुनाई की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी कॉमन हो गई हैं। यंग एज में भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि बच्चों की सुनाई की शक्ति में असर पड़ने लगा है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक ईयरफोन्स, हेडफोन्स हाई वॉल्यूम में लगाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली एज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हम लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मली आज से अगर हम लोग 20 से 25 साल पहले बात करते हैं तो लगभग जो सुनाई के लॉसेस आते थे वो 55-60 की एज में आते थे, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी हमें ये लॉसेस देखने को मिले हैं। स्पेशली कोविड के बाद से, जैसे ही वर्क फ्रॉम होम का जो इनिशिएटिव है वो बढ़ा या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बढ़ी, उससे इन बच्चों में रेगुलर हेडफोन्स जो कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक और हाई वॉल्यूम में यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से इन बच्चों में हियरिंग लॉसेस आते हैं और ये काफ़ी कॉमनली हम देख रहे हैं। डेसिबल में अगर हम कहें जी, तो कोई ऐसी कोई स्टडी है कि इतने डेसिबल का नॉइज़ लगातार हम सुनेंगे तो न केवल कान पर बल्कि मन पर भी प्रभाव पड़ता है कि लोग चिड़चिड़े होने लग जाते हैं? सो नॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं और आपसे बात कर रहे हैं तो ये 30 to 40 डेसिबल्स होता है। अगर हम लोग लंबे टाइम तक या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करते हैं, जैसे ऐसे लोग जो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या एरोप्लेन के आसपास काम कर रहे हैं, उन लोगों में जो रिकमेंडेशन रहती है वो 70 to 80 डेसिबल, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर हम लोग एक जनरल, एक लेमैन की तरह बात करते हैं तो ऐसे केसेस में हमारा जो रूटीन नॉर्मल कॉन्वर्जेशन वाला पेस है, जैसे यानी कि 30 से 50 डेसिबल ही रिकमेंडेड रहता है। तो देखा आपने, डॉक्टर दीपांशु ने कहा कि आप कितनी लापरवाही रख रहे हैं कि आप लगातार हेडफोन लगा करके काम करते हैं। गाड़ी चलाने के वक्त में भी आप हेडफोन लगा करके रखते हैं और निश्चित तौर पर वो आपके कानों के पर्दे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कि लोगों को सुनाई देने की। तो निश्चित तौर पर आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको अर्ली एज पर हियरिंग एड लगाना पड़े। वो आपका ईयर प्लग जो अभी म्यूज़िक के लिए है वो एसेंशियल लिसनिंग के लिए एक आपका गैजेट बन जाए, तो उसको ध्यान रखें। क्लीनिंग की जो ईयर क्लीनिंग की जो आवश्यकता है, किस तरह से वैक्स डिपॉजिशन हो जाता है, क्या इंटरमिटेंटली उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल का भी वैक्स डिपॉजिशन पे कोई असर पड़ता है? सर, इसमें जो वैक्स डिपॉजिशन की हम लोग बात करते हैं तो लोगों में गलत धारणा है कि
आप देखेंगे कि घर में मम्मियाँ बच्चों के कान में ईयरबड्स लेके क्लीनिंग करती रहती हैं, या फिर कोई भी आपको रैंडमली दिखेगा कि आदमी कान के अंदर चाबी डाल लेते हैं या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट डाल लेते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड नहीं होता है। कान की क्लीनिंग हमें नहीं करनी होती है, कान अपनी क्लीनिंग खुद करता है। कान एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। कान के अंदर की जो डेड स्किन होती है वही वैक्स बनाती है। ये जो वैक्स है ये ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही गिर जाता है। आप इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे, साफ़ करने की कोशिश करेंगे, तो जो वैक्स है उसको आप अंदर धक्का मार देते हैं, जिससे कि जो वैक्स है वो पर्दे के पास में जाके चिपक जाता है, और कई बार सफाई करते टाइम पेशेंट पर्दे को भी डैमेज कर लेते हैं। नॉर्मली जो रिकमेंडेशन रहती है वो ये कि आप कान को साफ़ कपड़े से उंगली पे लेके पहुंच सकते हैं। कान के अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर ईयरबड्स नहीं डालने चाहिए। दुनिया भर में जो स्टडीज़ हुई हैं उससे यही पता चला है कि लगभग 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कान की सफाई की ज़रूरत पड़ती है, वो भी साल में एक बार। उसमें भी उन्हें किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि ऑनलाइन काफ़ी सारे गैजेट्स आ गए हैं जिससे लोग अपना कान खुद कैमरे से देख के क्लीन करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। उससे पर्दे को नुकसान होता है, उससे कान के अंदर की जो स्किन है वो डैमेज होती है, और उस डैमेज स्किन पे पानी लगते ही कान में इन्फेक्शन होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में कान की जो सुनाई की शक्ति है वो भी हैम्पर हो सकती है। तो कान की क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कान ब्लॉक है या आपको सुनाई में दिक्कत हो रही है या कुछ पेन महसूस कर रहे हैं, तो अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से जाके कान की क्लीनिंग करवाइए एग्जामिनेशन के बाद। कई बार ईचिंग की भी प्रॉब्लम आती है जी, और लोग बेतहाशा उंगली डालकर जो है बहुत तेज़ी से उसको कोशिश करते हैं सप्रेस करने की। व्हाट शुड बी द राइट वे? इसमें मेरे पेशेंट्स को मैं एक एनेक्डोट के थ्रू समझाता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो छोटी उंगली पर रुमाल रख के ये उंगली जितना कान में जाए वही सेफ़ है। ये मान के चलिए ये उंगली भगवान ने कान साफ़ करने के लिए ही दी है। कान की क्लीनिंग के लिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूज़ ना करें। कान की क्लीनिंग मोस्टली ड्राइनेस की वजह से होती है, स्पेशली सीज़न चेंजेस में होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो कोई पेट्रोलियम जेली या फिर गाय का घी कान के अंदर आप बाहरी हिस्से में लगा सकते हैं, जिससे ड्राइनेस कम हो जाए और खुजली आना कम हो जाए और डस्ट वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो जाए। एग्जैक्टली। हम जानेंगे कि हल्का वैक्स डिपोजिशन क्या डिज़ायरेबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बल्लारी से बोल रहा हूँ सर। मेरी बेटी का कान के बारे में थोड़ा याकूब कर्नाटका से हैं। याकूब एक अपना प्रश्न दोबारा पूछेंगे? सर, मेरी बेटी का 16 साल है, उसका एक कान ठीक है, दूसरे कान को थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो बाद में मालूम पड़ा। तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर वो बोल रहे कि हो जाएगा, दवाई में बोल रहे हैं, मगर वो हमारे को अभी तक इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिख रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम है? हाँ सर, वो एक कान हमारे को बाद में मालूम पड़ा कि एक कान पूरा नहीं सुनाई दे रहा उसको, बच्चे को 16 साल की है बच्ची। क्या कान में आवाज बिल्कुल भी नहीं आती? सर, एक कान में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बचपन में सुनाई देता था बच्चे? क्या बचपन में वो वाला कान ठीक से काम करता था, सुनाई देता था? नहीं सर, वो हमारे को नहीं मालूम पड़ा वो उसके बारे में। अच्छा, शुरू से काम नहीं कर रहा था, ये बात का आइडेंटिफिकेशन लेटर स्टेज पे हुआ। सर, हमारे 16 साल के बाद ऐसे ही मालूम पड़ा, तो हेडफोन लगा के कुछ सुनने के लिए देखे तो नहीं मालूम पड़ा, तो डॉक्टर के पास लेके गए। जी जी, ठीक है। कुछ किया जा सकता है इसमें? रक्त कमजोर है, ठीक करेंगे बोल के 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर अभी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिख रहा है। जी, धन्यवाद याकूब जी। इनकी बात से मैं यही समझ पाया कि बच्ची बचपन से ही शायद एक कान से नहीं सुन रही है और दूसरे कान से उनकी सुनाई नॉर्मल है। सो नॉर्मली एक कंजेनाइटल चीज़ है, यानी कि बचपन से ही बच्चे के एक कान की नस काम नहीं कर रही होगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी ने दूसरे कान से काम चलाना सीख लिया है। अब ऐसे केसेस में पेशेंट को प्रॉब्लम तब आती है जब वो एक ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं या उन्हें कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा है, क्योंकि वो साउंड लोकलाइज नहीं कर पाते हैं। हमारी जो सुनाई की शक्ति होती है वो एक कान की सफिशिएंट रहती है डे टू डे कॉन्वर्जेशन में, लेकिन दोनों कान से हम सुनते हैं साउंड लोकलाइजेशन के लिए, यानी हमें पता चले कि आवाज़ यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है या ग्रुप में कौन कैसी बातें कर रहा है। इनके केस में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक बार ये कान की हियरिंग टेस्ट करवाएं, ऑडियोमेट्री जिसे हम लोग नॉर्मल मेडिकल भाषा में बोलते हैं,
ऑडियोमेट्री के हिसाब से जितने भी हियरिंग लॉस पेशेंट के होते हैं ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर पेशेंट इज़ अ राइट कैंडिडेट, कि उन्हें कोई कान की मशीन लगाने की ज़रूरत है या फिर किसी ऑपरेशन से सुनाई की शक्ति में हम लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। कुछ केसेस में अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100% डैमेज हो जाता है। उन केसेस में भी हमारे पास कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी सर्जरी करके ऑप्शन आता है, जिससे पेशेंट की हम लोग जो सुनाई की शक्ति है उसे वापस ला सकते हैं। लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन देखिए थोड़ा बताना मुश्किल है सर। जी, चूँकि ये एक गूढ़ विषय है इसलिए फौरी तौर पर तो बात कही जा सकती है, लेकिन बिना रिपोर्ट्स को देखे, बिना एग्जामिनेशन के कहना उचित नहीं होगा। कान के साथ, जैसा मैं इस फ़ोन के पहले बात कर रहा था, कि लोगों को लगता है कि अल्ट्रा क्लीन रहना चाहिए कान, क्या ये ठीक अप्रोच है या हल्का वैक्स डिपोजिशन उचित होगा? सो वैक्स, जैसे कि मैंने बताया कि वैक्स हमारे जो कान के अंदर की स्किन है उसके सिक्रीशंस ही ड्राई अप हो जाते हैं। पूरी तरह कान की सफाई करना रिकमेंडेड नहीं है। कान में थोड़ा सा वैक्स रहना चाहिए क्योंकि वो पर्दे का बचाव करता है बाहरी इन्फेक्शन से, और सडन जो साउंड एक्सपोजर आता है, एकदम से आवाज़ का जो बर्स्ट आता है, उससे भी वैक्स बचाता है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे के कान में कुछ पड़ा हुआ है कि डॉक्टर साहब आप इसको क्लीन कर दीजिए, तो हम उन्हें क्लियरली मना करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कान पेशेंट के या बच्चे के कान में, हमें थोड़ा बहुत वैक्स हमेशा बच्चों के कान में रहना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक कान के अंदर के पर्दे का बचाव करता है। और कान में तेल डालना उचित है? जी नहीं, काफ़ी सारी मिथ्याएं हैं कान को लेके कि कई लोग कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, कई लोग कान में तेल डालते हैं, कुछ लोग कोयले का जो पाउडर होता है वो भी डालते हैं, ये सोच के कि इससे इन्फेक्शन सही हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से कान के पर्दे को डैमेज हो सकता है, जो कि पेशेंट को लंबे टाइम तक परेशान करेगा। जी, तो ईयरबड्स का प्रयोग तो कतई ना करें, और ख़ास तौर से जब किसी हाई डेसिबल नॉइज़ के एरिया में अगर आप हों, ग्राइंडिंग है, ब्लास्ट हो रहा है, ऐसे में ज़रूर कुछ सॉफ्ट पैड्स आते हैं, उन्हें आप लगा सकते हैं। जैसे ट्रेन का शोर है और बच्चा, छोटा बच्चा आपकी गोद में है, तो उसके कानों पर हाथ रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं, जिससे वो न केवल कान बल्कि मन में भी दहशत की बात ना आ सके। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना नाम और प्रश्न। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है, और अपना नाम और प्रश्न। सर जी, दिक्कत ये है कि मैं बाइक से गिर गया था। अपना नाम बताएं सबसे पहले। इजाज है जी। मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर डिस्ट्रिक्ट। हेलो, कानपुर से। जी, अपना प्रश्न पूछें। सर जी, मैं थोड़ा बाइक से गिर गया था जी। तो नाक के बगल में, ऊँट के ऊपरी साइड में, जहाँ पे 2 छिद्र होते हैं नाक के, वहाँ पे खुजली टाइप होता है, झंझनाहट टाइप होता है, जैसे सुन्न नहीं हो जाता है हाथ पर, ऐसे महसूस हुआ करता है। जी। कितना टाइम पहले गिरे थे? कितने टाइम पहले आप के साथ ये हादसा हुआ है? लगभग मैं 3 तारीख को गिरा था, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को हुआ है? जी जी। अच्छा, जैसा कि मैं इनकी बात से समझ पा रहा हूँ कि 3 जनवरी को ये गिरे थे और उसके बाद से नाक और नाक के आसपास वाले हिस्से में सुनपन महसूस हो रहा है। अब इतनी दूर से बताना काफ़ी मुश्किल है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई फेशियल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई होगी, यानी कि चेहरे के आसपास के किसी मांस में या मांसपेशी में कोई नुकसान हुआ होगा, जिसकी वजह से जो इनको ये नमनेस लग रही है, वहाँ की नसें थोड़ी सी खिंची हैं। तो मोस्ट लाइकली इन्हें यही एडवाइस होगी कि अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट अपने एक्सरे और सीटी स्कैन अगर रिक्वायर्ड हैं तो करवाइए। और इसमें मोस्टली खाने की दवाइयों से ही काम चल जाएगा। जहाँ तक मैं इनकी बात समझ पा रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है ये थोड़ा सेफ़ है। 3 तारीख को चोट लगी है, अभी तक कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन स्टिल एक बार प्रिकॉशनरी तौर पे एक्सरेज करवा लेने चाहिए। जी, और क्यूरेबल भी है ये? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जी। कान से एक और दूसरा विषय जुड़ा हुआ है जो मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को होता है, वो होता है चक्कर आना, खासतौर से गाड़ी में, झूले में या हाइट पर, और उसी से जुड़ा हुआ आता है फिर वॉमिटिंग की फीलिंग आना। मैं जहाँ तक समझ पाऊँ कि कान से जुड़ा हुआ ही विषय है। जी सर, अगर अपन चक्कर आने की बात करते हैं तो लगभग 100 में से 60 से 70% केस का चक्कर आने का कारण कान ही होता है। कान के हम लोग प्रीडोमिनेंटली बात करते हैं तो 2 फंक्शन होते हैं। पहला काम, कान हमारा सुनाई में मदद करता है, जो कि हम सब जानते हैं।
दूसरा काम, कान के अंदर बैलेंस का अंग, बैलेंस का एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं। वो जो अंग है उसी से ही बॉडी बैलेंस बनाती है। हम लोग रूटीन वॉक करते हैं या फिर आप रन कर रहे हैं तो बॉडी जो बैलेंस बनाती है वो उसी अंग की वजह से बनाती है। उस अंग में किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई डिस्टर्बेंस की वजह से कई बार पेशेंट को चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होते हैं। वो कई बार घबरा कर सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवा लेते हैं ब्रेन का, क्योंकि उन्हें जैसा कि कई बार पिक्चरों में हमने देखा है कि पेशेंट को चक्कर आया और ब्रेन ट्यूमर हो गया। पर मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में जो दिक्कत होती है वो कान के लेवल पर ही होती है, जो कि ईजिली करेक्टेबल होती है। जी, अब बात आगे बढ़ाते हैं, अब नाक की तरफ आते हैं। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन नाक के जरिए ही जाती है। जो स्मेल हम समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, वो ऑर्गन भी नाक ही है। जी, क्या केयर रखनी चाहिए, किस तरह की डिजीज़ेस होती हैं बच्चों से लेके बड़ों तक में? सर, जिस तरीके से हमने बात करनी शुरू करी थी, आपको याद होगा कि कोविड के दौरान काफ़ी लोगों का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो चला गया था। सेंस ऑफ स्मेल कुछ नसों की वजह से होता है, वो हमारे नाक के ऊपरी हिस्से में होती हैं। इनका अगर डैमेज हो जाता है तो रिकवरी बहुत ही स्लो होती है। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से या किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, कोई चोट लगने की वजह से होता है। पर जो सेंस ऑफ स्मेल है वो एक या दो ऐसे एपिसोड होते हैं तो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, परमानेंटली चली जाती है। जो इस चीज़ में सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को स्मेल में दिक्कत आती है या नाक में परेशानी आती है, वो एलर्जीज़ हैं, जिनके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं। आपको ऐसा, घर में अगर हम लोग 10 में से 3 लोग बात करेंगे तो कम से कम 3-4 लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी कि नाक बहती रहती है, नाक में से पानी आता है। जो एलर्जीज़ हैं उसका जो इनिशियल कारण है वो नाक रिलेटेड और साइनस रिलेटेड ही होता है। तो उस चीज़ का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन जब सही डायग्नोसिस हम लोग बना पाएँ। और एलर्जीज़ की वजह से जो नेज़ल स्टफिनेस होती है, नाक के अंदर की जो चमड़ी होती है वो सूज जाती है, उसकी वजह से भी हमारा सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाता है। ख़ास तौर से चेंज ऑफ वेदर जब भी आता है, स्नीजिंग, कोल्ड इज़ अ कॉमन फिनोमेना। प्रिवेंटिव केयर में क्या किया जा सकता है? स्पेशली जैसे अभी आप फरवरी का मौसम आएगा जब थोड़ी फसल की कटाई होती है या थोड़े डस्ट पार्टिकल्स या पोलन ज़्यादा उड़ते हैं, या फिर हम लोग अक्टूबर नवंबर की बात करें जब दिवाली की सफाइयाँ होती हैं, तब भी पेशेंट में एलर्जीज़ काफ़ी प्रेसिपिटेट होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहली चीज़ कि पानी का इंटेक अच्छा रखें। जितना पेशेंट बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, हाई विटामिन सी वाली चीज़ें लेंगे, न्यूट्रिशियस चीज़ें, हाई प्रोटीन इंटेक रखेंगे, ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली एलर्जी का कंपोनेंट कम होता है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वो ये कि रेगुलर हम लोगों को मास्क का यूज़ लेना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कोविड टाइम में या फिर उस टाइम पे जब हम लोग रेगुलरली मास्क बीमारी के डर से पहनते थे, उस टाइम पे पेशेंट्स में एलर्जीज़ के सिम्टम्स काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि मास्क से जो रूटीन डे टू डे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे हम लोग थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। अगर आपके घर में पेट्स है तो उनकी रेगुलर क्लीनिंग करें। घर में अगर जो भी अपने पर्दे हैं, तकिए हैं, चादरें हैं, उनको रेगुलरली वॉश करते रहें। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। जी, बात को जारी रखेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन पर हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका नाम, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और सवाल? हाँ पुनीत जी, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहब। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते जी, डॉक्टर साहब भी आपको नमस्कार कह रहे हैं। चल रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं। ऐसा ही केस कुछ कान के मामले में भी होता है। कान के साथ भी जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वो ऑर्गन क्या होता है और उस ऑर्गन में भविष्य में किस तरह के रोग होने की संभावना होती है या नहीं होती है? प्लीज लेट मी नो। जी, वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा ऑर्गन जो कि विथ ह्यूमन डेवलपमेंट अपना काम करना बंद कर चुका है। जैसे कि हम लोग पेट की बात करते हैं तो अपेंडिक्स हो गया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कान या कान के रिलेटेड ऐसा कोई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है सर। कान का हर पार्ट की एक इम्पॉर्टेंस होती है। कान के पहले बोलते थे ईयर लोब्यूल, इसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आजकल जेनेटिकली देखा गया है कि काफ़ी सारी बीमारियों में भी ईयर लोब्यूल किस तरीके से हमारे सर की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, उससे उसका जेनेटिक प्रिपोजिशन पता चलता है। लेकिन कान में ऐसा कोई अंग नहीं है जो वेस्टिजियल हो। जी, नाक पर हम वापस आते हैं। जी सर। आपने कहा कि मास्क ने बहुत कुछ परिवर्तन लाया,
तो मुझे लगता है सुंदर बने रहने से ज़्यादा या सुंदर दिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वस्थ बने रहना। जी बिल्कुल। तो जुडिशियसली उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहाँ भी, एटलीस्ट जब आप आउटिंग में हो ख़ास तौर से। जी अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, वहाँ पर मास्क ज़रूर पहनें। मास्क आप घर में नॉर्मल कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं, और जो रिकमेंडेशन होती है वो ये कि आप एक साफ़ मास्क रोज़ पहने। तो जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं कि आप रूटीन में 3 या 4 मास्क रख लीजिए और उन्हें धोकर रोज़ साफ़ करके पहन सकते हैं। मास्क लगाने से एलर्जीज़ के जो इंसिडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 30% तक कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मास्क ओवरऑल हमारे लिए बेनिफिशियल है। थोड़ा सा इनिशियली अटपटा ज़रूर लगता है, आप मास्क लगाएंगे ऐसा लगेगा जैसे सांस थोड़ा आने में कमी महसूस हो रही है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ बॉडी अडेप्ट कर जाती है। आप अगर रेगुलर मास्क लगाएंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। जी, अब बात करते हैं गले की। जी, न केवल टेस्ट बर्ड्स हैं, हमारा पूरी गट हेल्थ वो इसी दरवाजे से जुड़ी हुई है। किस तरह की डिजीज़ेस गले से जुड़े ऑर्गन में होती हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर हम लोग शुरुआत से ही बात करें तो हमारे जो होठ हैं, हमारे जो मुंह वाला एरिया है जहाँ पे हमारी टंग यानी कि जीभ हो गई, बकल म्यूकोसा, दांत हो गए, इनकी जो जनरल हेल्थ है वो एक डेंटिस्ट देखते हैं। बाकी अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसी गांठ आती है या फिर कोई छाला आता है जो कि भर नहीं रहा है, तो वो ऐसे पेशेंट्स को हमारे पास रेफ़र किया जाता है। गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपस में बात करते रहते हैं कि गले में टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया जिससे दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक लेते हैं ठीक हो जाता है। तो टॉन्सिल्स की भी काफ़ी सारी बीमारियों वाले पेशेंट्स हम लोगों को मिलते हैं। उसके पीछे जो हमारे गले के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर स्वर पेटी होती है, जहाँ से हम लोग बात करते हैं, वो स्वर पेटी संबंधित भी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। उसमें कुछ प्रोफेशन रिलेटेड होती हैं, जैसे कि रेगुलर बात करने वाले लोग, जैसे कि लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, जिन्हें कॉन्टीन्यूसली बात करनी पड़ती है। इन लोगों के जो बोलने की तार है, बोलने की जो ग्रंथि है, उसमें भी सूजन आ जाती है जिसकी वजह से आवाज़ में बदलाव आते हैं। और इसके अलावा काफ़ी कॉमनली हम लोग देखते हैं कि टोबैको च्यूअर्स और स्मोकर्स, उन लोगों में भी गले में पीछे वाले हिस्से में या तो कभी छाला होता है या कोई ना कोई कैंसर संबंधित कोई ना कोई गांठ होती है, जिसका काफ़ी सारे लोग निगलेक्ट कर जाते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस यही रहती है कि आपको गले में आवाज़ संबंधित या गले में कभी दर्द हो रहा है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। जी, जो लोग, जैसे कि मैं मेरी ही बात करूं कि मैं एंकर हूं और मैं बातचीत कर रहा हूं, मेरी आवाज़ अंत तक सुरक्षित रहे, क्या ख़ास ध्यान रखना ज़रूरी है? जैसे कि सर आपका प्रोफेशन है, ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं या फिर आप रूटीन बात करें कि कोई दुकानदार है, उन्हें कॉन्टीन्यूस सारा दिन के लोग हैं जी एग्जैक्टली, जिन्हें सारा दिन बात करना पड़ता है, उन्हें हम लोग बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन देते हैं। पहली चीज़, आप अपनी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन मत लाइए। जितना आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या विस्पर करेंगे, दोनों ही चीज़ें ख़राब है। फुसफुसाना भी उतना ही ख़राब है जितना चीखना चिल्लाना। तो एक नॉर्मल टोन में हमेशा बात करते रहिए। दिन के एंड में जब आप घर पे जा रहे हैं तो कम से कम आधे पौने घंटे का खुद को वॉइस रेस्ट दें। ये वॉइस रेस्ट तब होता है जब हम लोग जाग रहे होते हैं, यानी कि शाम को 6 से लेकर 10 बजे के बीच में, ताकि आवाज़ की जो तारें हैं, जो बोलने की तारें हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। हाइड्रेशन अच्छा रखें, क्योंकि गला जितना ड्राई रहेगा उतने गले की तारों में सूजन होने की संभावना रहेगी। स्पाइसी ऑयली चीज़ें थोड़ा सा कम खाएं। खाने और लेटने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें, ताकि जो रिफ्लक्सेस हैं वो गले की स्किन को डैमेज नहीं करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप हमेशा कोशिश करें कि जो टोबैको च्यूइंग हो गई या स्मोकिंग हो गई, ऐसी आदतों से दूर रहें, क्योंकि इनसे गले की स्किन लॉन्ग टर्म में ख़राब होती है। जी, टोबैको च्यूइंग पर हम बात आएंगे। एक बड़ा नंबर है जो कंजम्पशन ऑफ टोबैको की वजह से ग्रसित है, बीमार हैं, कैंसर है, डेथ भी हो रही हैं, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। टोबैको जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अच्छी बात तो नहीं है। क्या इंस्टिगेशन होता है कि मुझे स्मोक करना चाहिए, टोबैको च्यू करना चाहिए? उस इंस्टिगेशन को कैसे एड्रेस करें? और फिर जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो कैसे डायग्नोसिस करवा सकते हैं कि किस स्टेज पर अब हम हैं, अब जागने की ज़रूरत है,
या अभी भी इसका इलाज संभव है? बहुत ही चिंता की बात है सर ये कि आज से 25 साल पहले हम लोग बात करते थे तो मुंह और गले के कैंसर मोस्टली 45 या 50 साल की एज के बाद होते थे, लेकिन आजकल जो नए ट्रेंड्स आए हैं वो ये कि यंगस्टर्स में भी इस एरिया के कैंसर काफ़ी कॉमनली मिले हैं। उसका प्राइमरीली हम लोग बात करें तो 2-3 कारण हैं, क्योंकि क्या होता है सर, एक तो टोबैको की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आप देखेंगे अगर घर के बाहर निकलते हैं तो हर गली कोने नुक्कड़ में अपने को छोटे छोटे, आप ये मान के चलिए कि टपरियाँ सी मिलती हैं, वहाँ पर कोई भी जाके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज जाके तम्बाकू ख़रीद सकता है और कंज्यूम कर सकता है। दूसरा कारण हमने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से तम्बाकू खाने को एक टैबू नहीं माना जाता, एक गलत चीज़ नहीं मानी जाती। बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी तम्बाकू की एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं, और इस चीज़ से हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये कोई बड़ा फिल्म स्टार खा रहा है तो हमें भी इस चीज़ का कंजम्पशन करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम वो कूल बन जाएंगे, बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग उन फिल्म स्टार्स के बराबर पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से इसका यूज़ काफ़ी नॉर्मलाइज हो रहा है। तीसरी और जो कॉमन चीज़ हम लोगों ने देखी है वो ये कि अक्सर हम लोग हमारे घर परिवार में बच्चों के सामने तम्बाकू का कंजम्पशन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, और बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे फादर या मेरे चाचा या मेरे ताऊ ये लोग कर रहे हैं तो शायद ये नॉर्मल चीज़ है। तो इस वजह से आजकल टोबैको कंजम्पशन यंगस्टर्स में काफ़ी बढ़ गया है, और इस वजह से ही तम्बाकू रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की अगर बात करें तो हर साल मुंह और गले के लगभग 2.3 लाख नए कैंसर के मरीज़ आ रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंता वाला डेटा है। और मेजॉरिटी पेशेंट्स जो डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट होते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 में हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो ट्रीटमेंट है वो डिफ़िकल्ट होता है, सर्वाइवल के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। हम लोग यही बात करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, बेटर सर्वाइवल, यानी कि पेशेंट जितना जल्दी डॉक्टर के पास आएगा, जितनी अर्ली स्टेज में उनका डायग्नोसिस बनेगा, उतना अच्छा सर्वाइवल रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग मुंह और गले के कैंसर की बात करते हैं तो स्टेज 1 कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल 95% है, और वहीं स्टेज 4 का अराउंड 45 से 50%, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और स्टेज 1 से स्टेज 4 पहुंचने में पेशेंट को कई बार सिर्फ चंद महीने ही लगते हैं, बिकॉज़ कंजम्पशन इतना रैम्पेंट है, इतने ज़्यादा लोग खाना तम्बाकू ले रहे हैं, इसीलिए कैंसर के इंसिडेंसेस भी बढ़ रही हैं और तम्बाकू संबंधित बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे जल्दी आदमी सचेत हो जाए, और किस तरह की इंटरमिटेंट टेस्ट और एग्जामिनेशंस की जा सकती है? जी, मुंह और गले के अपन कैंसर की बात करें तो सबसे पहले मुंह में ऐसे छाले होना जो दवाइयाँ लेने के बाद नहीं जा रहे हैं या फिर रिकरेंट बार बार हो रहे हैं। मरीज़ को मुंह के अंदर जलन महसूस हो रही है, या खाना खाने के टाइम पे मुंह से खून निकल रहा है या दर्द हो रहा है, दांत या दांत के आसपास वाले हिस्सों में दर्द हो रहा है, आवाज़ में बदलाव है, खाना खाते टाइम या सांस लेते टाइम किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट या दर्द महसूस कर रहा है पेशेंट, या फिर गले और गले के आसपास वाले हिस्से में कोई गांठ या लंप महसूस हो रहा है। ये सब ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस आएगा। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए अगर पेशेंट टोबैको च्यूअर है या स्मोकर है तो ऐसे केसेस में अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको आता है तो ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। उसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग क्लिनिकली जो गांठ है या छाला है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, और इन केस अगर हमें डाउट होता है तो हम पेशेंट को CT स्कैन, MRI या फिर कभी कभार बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं। और अब आखिरी सवाल, खर्राटे की समस्या बड़ी कॉमन है। जी सर। लोग, जब मैं ट्रेन में जाता हूं तो मतलब उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितनी ज़ोर से खर्राटे ले रहा होता है। घर में भी ऐसा देखने को मिलता है, क्यों होते हैं और क्या समाधान है? खर्राटों की हम लोग बात करें तो खर्राटे बच्चों में और बड़ों में अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं। बच्चों में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों में नाक के पीछे एक मांस होता है जिसे हम लोग एडिनॉइड्स बोलते हैं, उसकी वजह से बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता और ऑब्लिगेट माउथ ब्रीदर, यानी कि परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली मुंह से ही सांस लेता है बच्चा। ऐसे केस में बच्चे स्नोरिंग करते हैं,
जो नाक के पीछे वाला मांस है उसका डायग्नोसिस हम लोग नॉर्मली एक्सरे से करते हैं, कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है तो सीटी स्कैन करवाते हैं। उस मांस का अराउंड 70% केस में जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों से ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती, उन्हें लगता है कि खराटे ले रहा है शायद बच्चा थक गया होगा, लेकिन वो थकावट की वजह से नहीं, नाक के ब्लॉकेज की वजह से है। अडल्ट्स में हम लोग खराटों की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं। सबसे पहली बात, नाक के अंदर वाला एरिया, अगर नाक के अंदर की हड्डी टेढ़ी है या साइनस में कोई तकलीफ़ है जिस वजह से हो सकता है, गले के अंदर वाला एरिया जिसको हम लोग ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, ज़्यादा वज़न की वजह से या तो यहाँ पर जो चर्बी है वो ज़्यादा है या फिर यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो ढीली पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इस एरिया में जगह कम है। हम लोग नॉर्मली जब सोते हैं तो यहाँ की सारी मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाते हैं, एक नॉर्मल आदमी भी। लेकिन जिन लोगों में वज़न ज़्यादा है उन लोगों में इन मांसपेशियों पर ज़्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से जो हमारा सांस लेने का रास्ता है वो सकड़ा हो जाता है। तो अगर किसी को खराटे की तकलीफ़ है तो उसे ज़रूर उस चीज़ का वर्कअप कराना चाहिए। खराटे इन इटसेल्फ बीमारी नहीं है, लेकिन खराटे संबंधित बीमारियां क्या हैं जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोला जाता है, यानी कि मरीज़ की सोते सोते आँख खुल गई और जैसे ही पेशेंट की आँख खुली उसी टाइम पे उनका सांस टूट रहा है या दोपहर में बैठे बैठे एकदम से उन्हें नींद आने लग गई। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका वर्कअप ज़रूरी होता है और इन्हें हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और उसका रास्ता आपके अपने हाथ में। प्रिकॉशन रखें और अपने डॉक्टर ना बने। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है। समय पर जांच आपको आगे आने वाली बड़ी बीमारी से, गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। डॉक्टर दीपांशु, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे लिसनर्स के साथ में, व्यूअर्स के साथ में आपने साझा की। अनेक अनेक धन्यवाद। यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार। थैंक यू सर।